क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो देखने में आपको बस बड़ा लग रहा है। अब इसे समझने का कोशिश करें तो बहुत आसान है। इसमें बेसिकली ये प्रूफ करना है, मतलब क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं मोटा मोटी कि जैसे आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हो, आप गए हो ना सैलून वगैरह में, तो सैलून वगैरह में आप देखते होगे कि प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़ा होते हो तो जितना दूर वो ऑब्जेक्ट रहता है ना, उतना ही दूर इमेज उसका बनता है। यानी कि प्लेन मिरर से अगर आप 2 सेंटीमीटर दूर हो तो आपका इमेज भी प्लेन मिरर से पीछे 2 सेंटीमीटर बनेगा। अगर जो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पीछे है तो प्लेन मिरर से भी लगेगा कि वो 10 सेंटीमीटर दूर है। तो बेसिकली हमें इसमें यही प्रूफ करना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है प्लेन मिरर से जितना पीछे होता है उसका इमेज भी उतना ही दूर बनता है। और ये याद भी रख लीजिएगा, फिजिक्स में काम आता है कि प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण जो हमारा गाड़ी वगैरह में लगा रहता है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि पढ़िएगा क्वेश्चन कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए बिफोर अ प्लेन मिरर LM इज सीन एट द पॉइंट B बाई एन ऑब्जर्वर एट D। कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर हमारा D पे खड़ा है और वो क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट A का LM में इमेज बन रहा है। एक ऑब्जेक्ट है A, समझ रहे, एक ऑब्जेक्ट है A, उसका ये प्लेन मिरर LM दिख रहे हो, उसमें इमेज बन रहा है, ठीक है ना। एज शोन इन द फिगर, क्या बोला कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट A बिफोर अ प्लेन मिरर LM इज सीन एट द पॉइंट B बाई एन ऑब्जर्वर। माने एक ऑब्जर्वर जो D पे प्रेजेंट था वो A ऑब्जेक्ट का LM में मिरर देखा कि वो B पे बना। वो देखा D पॉइंट से कि A पॉइंट का जो इमेज बना वो B पे बना LM मिरर में। तो कह रहा है कि प्रूफ दैट, तो प्रूफ करो कि द इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। एज फार का मतलब क्या होता है? एज फार मतलब दूर, एज फार बिहाइंड मतलब उतना ही पीछे होगा, उतना ही दूर पीछे होगा जितना दूर तुम्हारा इमेज जो होगा मिरर से पहले रखा गया होगा। मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है वो अगर ये LM मिरर के इन फ्रंट में सामने जितना दूर रखा गया होगा उतना ही दूर तुम्हारा ये इमेज बनेगा। ये बात हमें प्रूफ करना है। ऑब्जर्वर क्या देखा? ऑब्जर्वर सिर्फ देखा कि A ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है इस मिरर में B के ऊपर। क्वेश्चन ये हो गया कि उन्होंने D पे खड़ा होकर एक आदमी ने देखा कि A का इमेज B पर बना, तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम क्या बोले कि ऑब्जर्वर ने सिर्फ देखा कि A का इमेज B पे बन रहा है, तो क्वेश्चन ने हमें बोला कि आप ये बात प्रूफ करो कि जितना मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर जितना रखा गया होगा दूर ऑब्जेक्ट को, मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे में उतना ही दूरी पे, जितना दूरी ये है, मतलब बेसिकली हमको ये लंबाई को ये लंबाई के बराबर प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ गए? प्रूफ क्या है हमें कि AT की लंबाई जो होगी ना वो BT के बराबर होगी, ये प्रूफ करना है हमें। तो अगर हमको ये लंबाई को इस लंबाई के बराबर प्रूफ करना है तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल को कॉन्करेंट कर देंगे, काम बन जाएगा। बोलो। तो अब क्या करें, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें? तो यहाँ पे देखो, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व किया उसको देखो। ऑब्जर्वर का यहाँ से क्या बनेगा? मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका यहाँ से बनेगा क्या? रिफ्लेक्टेड रे होगा, मतलब यहाँ से इंसिडेंट रे होगा। ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से इंसिडेंट रे इसका यहाँ पड़ा और यहाँ से ऑब्जर्वर ने रिफ्लेक्ट हुआ और यही रिफ्लेक्टेड रे उसके आँखों में गई तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ वाला देखा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि ये आपका नॉर्मल है, तो ये एंगल I और एंगल R बराबर होगा। बोलो। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल तो हमने 90-90 प्रूफ कर दिया और TC का साइड TC के बराबर है, तो एक साइड और एक एंगल बराबर कर दिए। अब हम ये वाला एंगल को अगर इस एंगल के बराबर कैसे भी प्रूफ कर दें
तो दो गो एंगल हो जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। सही है जी, बोलिए। हमारी बात को समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ये ट्रायंगल को ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है, तो टीसी की लंबाई टीसी के तो बराबर है ना दोनों में। ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल में और नीचे वाला ट्रायंगल में आप देखोगे ध्यान से, तो अगर ये प्रूफ करना है हमें कि AT की लंबाई BT के बराबर है, तो यहाँ पे आपका C पॉइंट है दोनों में, तो हम ये तो देख रहे हैं कि ये लंबाई TC के बराबर है, साथ में ये एंगल 90 है। अब एक और एंगल बराबर प्रूफ कर देंगे, हमारी काम बन जाएगी। तो एक एंगल में तो यही ना बराबर दिख रही है, तो या तो ये एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ कर दो, और नहीं तो इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ कर दो। जो कर सकते हो कर दो। तो एक काम करते हैं ना, ये वाला आसान होगा प्रूफ करना। एंगल B को एंगल A के बराबर प्रूफ करना आसान है, क्योंकि यहाँ से आप इसको बढ़ा दो, तो जब इसको बढ़ा दोगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। ये CN जो है वो भी 90 डिग्री का ही है, नॉर्मल ही बनाया गया है, तभी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। समझ रहे बात को? तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन अगर ये लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल हम बोल सकते हैं ना कि ये एंगल जो होगा, अगर आप इसको 1 बोल रहे हो तो ये एंगल I के बराबर होगा। बोलो, एंगल 1 बराबर एंगल I होगा। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। साथ ही साथ I जो है वो R के बराबर है, I जो है वो R के बराबर है। वो कैसे? तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आ नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, रे ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उसके बीच में R बनता है। तो I और R बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल जो है वो एंगल R के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल R जो है वो एंगल I के बराबर होगा, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्शन से वो लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्शन आराम से लिख लेना तुम लोग। तो I और I बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल R हो गया। अब सुनना ध्यान से, यही वाला जो एंगल R है ना, हमको ये प्रूफ करना है कि ये इसके ही बराबर होगा। तो इसके बराबर हम कैसे कह सकते हैं? बोलो, क्या ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल के बराबर होगा? इसको 2 बोल दो, होगा कि नहीं बराबर? इसको 3 बोल दो। तो एंगल यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल्सो एंगल 3 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 2। अब बोलो ये कैसे? तो फिर से कहेंगे कि BA लाइन जो है वो आपके इसके क्या है? पैरेलल है। इसको आप K बोल दो, मान के चलो। तो ये एक क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो एंगल 3 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा, और एंगल 2 जो होगा वो एंगल R के किसके बराबर होगा? कैसे बराबर होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। होगा कि नहीं जी? ये लाइन ये है और ये लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो? चलिए, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? एंगल 3 बराबर एंगल 2। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि आपका कौन कौन सा लाइन पैरेलल है? तो हम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू KN एंड BC इज ट्रांसवर्सल। BC इज ट्रांसवर्सल, अपना लिख लेना अच्छे से। अब सुनो बात ध्यान से कि फिर से हम एंगल 2 को लिख देंगे एंगल R के बराबर। ये कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब एंगल 2 जो है वो R के बराबर है, और एंगल 2 जो है आपका ये 3 के बराबर है। तो ये तो बात पक्की हो गई ना कि एंगल जो R होगा, सॉरी, एंगल जो आपका क्या होगा? 3 होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल R के। एंगल 3 बराबर एंगल क्या हो जाएगा जी? 2 के बराबर लिख देंगे ना, 2 के बराबर लिख देंगे। ऐसे लिख दो, पहले ये ऐसे लिख दो, ऐसे उल्टा करके लिख दो कि एंगल R बराबर एंगल 2 होगा। तो अब कह सकते हैं, इसको आप अगर इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख देंगे एंगल 3 बराबर एंगल 2।
फ्रॉम 1 and 2। बोलो, लिख सकते हैं ना? सॉरी, एंगल 3 बराबर 2 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है यार, क्या लिख रहे हैं हम? हमको एंगल 3 को आर के बराबर करना है ना जी। तो एंगल 2 आर के बराबर है और एंगल 2 3 के बराबर है, तो एंगल आर और 3 भी बराबर होगा। एंगल आर को 3 के बराबर कर दो, एंगल आर बराबर एंगल 3, ये कर दो, ठीक है? कर सकते हैं ना? 2 आर के बराबर है और 2 ही 3 के बराबर है, तो आर और 3 बराबर होगा। और आर और 3 अगर बराबर हो गया, और आर किसके पहले से बराबर आया हुआ है? 1 के। आर जो है वो 1 के बराबर आया हुआ है, तो इसको आप इक्वेशन शायद 1 माने हो, ठीक है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप 4 मान लो 3 मान लो। तो फ्रॉम 1 and 3 क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 and 3 एंगल 1 बराबर एंगल 3 लिख देंगे, क्योंकि आर ही 3 के बराबर है और आर ही 1 के बराबर है, तो 1 और 3 भी बराबर होगा। और यही तो हमें करना था, यही तो हमें करना था ना। 2 गो चीज़ तो हम कर ही लिए थे, 2 गो चीज़ तो हमारा था ही ना। कौन कौन सा? TC बराबर TC, और साथ में एंगल T बराबर 90 डिग्री। तो ये तीनों से हम कह सकते हैं भाई एंगल साइड एंगल, क्योंकि 90 डिग्री, और ये सॉरी एंगल साइड एंगल नहीं, बल्कि हम बोलेंगे एंगल साइड, एंगल साइड ना बोलेंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ना बराबर है, और ये वाला साइड था तो बाहर हो गया ना साइड। फिर यहाँ भी देखो, ये एंगल और ये एंगल है और ये साइड है, तो भाई एंगल साइड। ट्रायंगल BTC इज कॉन्ग्रुएंट टू, BTC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ATC। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, CPCT से BT की लंबाई बराबर हो जाएगी AT के, और जैसे BT जो है AT के बराबर होगा, हम ये बात कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू द फार बिहाइंड द इमेज, है ना? फार बिहाइंड द इमेज, यही बात प्रूफ करना था। क्या ये बात समझ में आ गया? प्रिंट कर लीजिए। मतलब बेसिकली हमें यही करना था, ठीक है ना?